लिखें, हेडिंग डालें। तो चैप्टर का आधा हिस्सा हो चुका है और अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे पढ़ रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स थी। काइनेमेटिक्स का मतलब वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में बात हो रही थी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे फोर्सेस की। तो फोर्सेस के सेक्शन को कहा जाता है डायनामिक्स। तो लिखिएगा पहली हेडिंग, लिखिए फोर्स ऑन अ पार्टिकल, force on a particle during circular motion. Force on a particle during circular motion. बहुत अच्छे से समझना। अब ये हिस्सा ज्यादा आसान है, अगर ध्यान से पढ़ लिया। इसमें एक तो रटने का कम है, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप सवाल बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, आसान टॉपिक। सभी लोग बोर्ड पे देखें और बिल्कुल रिलैक्स होके समझें। बच्चे, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है साहब। तो अगर मैं इस पॉइंट पे चर्चा करूं तो जल्दी से बताओ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहां खींचोगे, ऊपर या नीचे? पहली बात, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। और देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वेलोसिटी कहां आएगी, ऊपर आएगी, एरो के डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी, मेरे हिसाब से बात क्लियर है। एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक आएगा सेंटर की ओर और एक आएगा वेलोसिटी की ओर। अलोंग भी आ सकता है, अपोजिट भी आ सकता है। मेरे हिसाब से इतनी क्लियरिटी आ चुकी है। अगर स्पीड अप हो रहा है तो ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया साहब ऊपर, और चुपचाप यहां लिख दिया ये चित्र स्पीड अप होने का है। ये तो एक्सीलरेशन आए जो पिछले 4 दिन से आप पढ़ रहे थे। पर भाई एक्सीलरेशन के लिए फोर्स होना जरूरी है ना। इस बोतल का, इस कुर्सी का, इस स्टूल का एक्सीलरेशन तभी तो आएगा जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा। अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन चाहिए, तो कोई तो फोर्स होगा जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन को पैदा करेगा। तो जरा सोचिए, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंजेंट के अलोंग बच्चे जो लगता है उसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। अब मुझे इन दोनों की जिम्मेदारी बता दीजिए तो आपको मजा आ जाएगा। बताओ टेंजेंशियल फोर्स की जिम्मेदारी क्या होगी? स्पीड को बदलना, स्पीड को बदलना, बढ़ाना या घटाना। बहुत अच्छे से समझो, इतना इंटरेस्टिंग और इतना आसान है ना, सब सवाल सॉल्व होंगे। और सेंट्रीपिटल की क्या जिम्मेदारी है? डायरेक्शन को लगातार बदलना, डायरेक्शन को लगातार बदलना। किसका होना जरूरी है, एफसी या एफटी? एफसी होना जरूरी है। एफटी नहीं भी हो तो काम चल जाएगा। याद करो यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस समय तो स्पीड कांस्टेंट, तो एफटी 0, एटी 0। पर एफसी 0 नहीं हो सकता। एफसी तो हर सर्कुलर मोशन में चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहे यूनिफॉर्म हो या। चित्र बनाना शुरू करें। टॉपिक आसान, सारे सवाल लगेंगे। कल बैठ के सर्कुलर मोशन पढ़ना है, सिर्फ 2 घंटा। मुझे 5-6 घंटा नहीं चाहिए, घड़ी लगा के 2 घंटे डेडिकेट क्या पढ़ना है, सर्कुलर मोशन। और एकदम बढ़िया तैयार करेंगे। तो चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो
या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, FC तो हमेशा रिक्वायर्ड रहेगा। हाँ, FT 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। कब? जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। तो अभी तक आप एक्सेलेरेशन पढ़ रहे थे, आप खुद सोचो ना, उस पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन प्राप्त करने के लिए कोई बल तो होना चाहिए। आज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही कॉरेस्पॉन्ड वो क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जरा सोचो, FC का फॉर्मूला क्या लिखोगे? कोशिश करो, FC सेंट्रीपिटल फोर्स का M इंटू ए कौन सा? सेंट्रीपिटल। बोले तो mv²/r या m ओमेगा स्क्वायर आर। लो साहब, FC का फॉर्मूला बन गया। टेंजेंशियल का सर मैं सोचता हूं, बोलो, m इंटू ए नहीं, AT सोचो, R अल्फा, या सोचो dv/dt। लो साहब, सारे सवाल सॉल्व हो गए। अगले 2 लेक्चर फ्री हैं इस स्लाइड से, सब चीजें बन जाएंगी। बस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अब याद आना पड़ेगा धीरे धीरे। ये स्लाइड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगी। बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। सेंटर की तरफ क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल। टेंजेंट के लोग क्या लगेगा? टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल तो हमेशा चाहिए ही चाहिए। टेंजेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर ऐसा क्यों, ऑप्शन क्यों दे रहे हो? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल नहीं लगेगा, और अगर स्पीड वेरिएबल है, बढ़ रही है घट रही है, तो टेंजेंशियल चाहिए। पर FC तो हमेशा। नीचे के दोनों बॉक्स बहुत बढ़िया है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, FC तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन को तो लगातार बदलना पड़ेगा। बोलो आगे बढ़ेंगे? अब एक छोटे छोटे सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ, बेसिक बेसिक, ठीक है? और उससे अपन अपना धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और फिर सवाल को आगे एडवांस करते जाएंगे। कर दूं नेक्स्ट? चलो, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 39 आएगा। चलो, एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आते ही मेरे बत्ती जलनी चाहिए। स्पीड कांस्टेंट, AT 0। ये पार्टिकल है, इसका मास है m। इस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, F4 लग रहा है। आपको कहा गया है सही स्टेटमेंट चुनिए। बड़ा लॉजिकल आसान प्रश्न है, पर काफी बातें आपको ये सिखा देगा।
मतलब ये ऐसा सवाल है जो पूरे डायनेमिक्स को एकदम से क्लियर कर देगा, फिर तो सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे। चलो बोले, अब सुनते ना 2-3 बार, जब तक सब क्लियर ना हो पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं अपने। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आते ही स्पीड कांस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो। जब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है तो टेंजेंशियल फोर्स होना ही, कौन कौन है टेंजेंशियल यहाँ, F3 और F2, और ये नहीं होने चाहिए, मतलब इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट तो है ही, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना, कारण बताइए, कैंसिल होना चाहिए। क्यों सर, अगर इसमें से कोई एक बड़ा हो गया तो नेट फोर्स बच जाएगा, तो टेंजेंशियल में नेट फोर्स बच जाएगा तो स्पीड को बढ़ा देगा, स्पीड को घटा देगा, जबकि स्पीड तो कांस्टेंट। बोलो F2 बराबर F4, अगला मजा आएगा। क्या F1 F3 बराबर होंगे? सेंट्रीपिटल तो हमेशा चाहिए, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन, मतलब ये गलत है। सेंट्रीपिटल कौन होता है, जो सेंटर की तरफ लगता है, तो F1 बराबर mv² बाय, ये भी गलत है। F1 mv² बाय आर नहीं होगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स। अब ये कैसे पता चलेगा कि F1 F3 बड़ा है? ये एक पंच है, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, संभालिएगा सेंटेंस को, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, नेट फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही बचेगा, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ही बड़ा, तभी तो नेट फोर्स अंदर बचेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की दिशा हमेशा सेंटर की तरफ होती है। बता F1 बड़ा या F3 बड़ा? बगैर वैल्यू देखे आप बता सकते हो, F1 को बड़ा होना, तभी तो सेंट्रीपिटल होगा, और सेंट्रीपिटल है तभी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, नहीं तो सर्कुलर मोशन कर ही, F1 बड़ा होगा ही, होगा ही, इसके अलावा कोई संभावना नहीं है। बहुत लॉजिकल सवाल है। और सोचिए F1 बड़ा हो गया, अब F1 अंदर है और F3 बाहर है, न्यूटन लो, कौन बड़ा है, F1, नेट फोर्स F1 माइनस F3, एंड दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू mv² बाय r। ये भी सही है। 3 सही हैं 3 गलत। आराम से तसल्ली से सोचिए बच्चों, ये पूरे अगले 2 लेक्चर का आधार है, अगले 2 लेक्चर इस पे टिके हुए हैं कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पीड को कांस्टेंट रखना है। सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल तो चाहिए ही चाहिए, कोई ऑप्शन कोई विकल्प नहीं है, और सेंट्रीपिटल है तो उसको सेंटर की तरफ ही बचना चाहिए। यस और नो? 3 स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़े, चलो अगला लिखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब अलग अलग केस सिखा रहा हूं अगले घंटा, यही सब लगाना है, पर सिचुएशन बदलती जाएंगी और उन सिचुएशन से हम मजबूत होते जाएंगे। चलो, एक टेबल है, ये आपने एक रस्सी बांध रखी है, और ये एक मास है, पार्टिकल है, और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है।
मजे की बात है, एक भी आंसर नहीं रटना है आपको, सिचुएशन बदलती जाएंगी, आपको अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, मस्त बढ़िया। चलिए बताइए, तो पहले सिचुएशन को इमेजिन करिए, बहुत आसान है, हर बच्चा कर लेगा। टेबल, टेबल पे बीच में एक कील है, पैक बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, पैक, कील है, हिंज है, खूंटा बंधा हुआ है, और वहां से एक रस्सी बांध के पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं। बोलिए, क्या बात क्लियर है क्या? अब सुनते जाइए, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो mv²/r तो चाहिए ही चाहिए। mv²/r देगा कौन? ये एक नया शब्द आया, वापस पढ़ना, mv²/r देगा कौन? ये सेंटेंस बड़ा जबरदस्त है। mv²/r कोई फोर्स नहीं है। क्या बोल दिया? mv²/r कोई फोर्स, ये केवल एक रिक्वायरमेंट है जो अलग अलग समय पर अलग अलग लोग पूरा करेंगे। कई बच्चे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक अलग फोर्स है, नहीं, दुनिया के फोर्स तो वही है, टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल, कोलंबिक, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग फोर्स, यही है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वही क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या टेंशन सेंट्रीपिटल हो सकता है? हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ, सब होंगे, अभी देखना, नॉर्मल भी बनेगा। कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा, सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ, वो क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल। अब जरा सुनिएगा, बताइए इस रस्सी में तनाव, तनाव इससे अवे, ये देखिए, नाउ दिस टी, टी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। खत्म। और ये टी ही किसके बराबर होगा, mv²/r। बताइए, कई बच्चे mv²/r यहां बना देते हैं, mv²/r कोई फोर्स नहीं है। ये बात बहुत जबरदस्त है, धीरे धीरे समझ में आएगी। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, mv²/r एक रिक्वायरमेंट है। क्या है? उदाहरण के तौर पर मुझे कपड़े खरीदने के लिए या कोई सामान खरीदने के लिए 1100 रुपए चाहिए, 1500 चाहिए, 500 चाहिए, 2000, कोई भी नंबर, ठीक है साहब, तो 1100 मेरी रिक्वायरमेंट है। अब पहला, बड़े भाई की नौकरी लग गई, बड़े भाई ने 1100 रुपए गिफ्ट कर दिए, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। गृह प्रवेश हुआ बुआ जी के घर पर, बुआ जी के घर पे गए, बुआ ने दे दिए, ले बेटा 1100 रुपए, अपने नए कपड़े सिलवा ले। रक्षाबंधन आया, बहन भाई ने गिफ्ट दिया, उससे 1100 मिल गए। मैं कहना क्या चाहता हूं, आप उसके कोर में जाइए। कोर ये है, 1100 रुपए रिक्वायरमेंट थी, अलग अलग परिस्थितियों में वो रिक्वायरमेंट अलग अलग व्यक्ति पूरी कर रहा है। अभी ये रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है, टेंशन। यही थोड़े समय बाद एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो घूमने के लिए इसको mv²/r ही चाहिए, पर अब ये देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, के Q1 Q2/r²। 20 सवाल यही है, mv²/r एक जगह टिका रहेगा। दूसरा फोर्स, कई बच्चे बोलते हैं ये फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस नहीं हो रहे भाई, टेंशन उस रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है। स्कूल लेवल पर अलग अलग समझा दिया जाता है, टेंशन mv²/r को बैलेंस कर रहा है, कोई बैलेंसिंग नहीं हो रही भाई, टेंशन लस्सी में लगातार लग रहा है, और वही टेंशन उसको घूमने के लिए mv²/r की जो जरूरत है उसको पूरी कर रहा है। टी और mv²/r बैलेंस नहीं हो रहे। नीट में एक बार यही सवाल आ गया, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल इज, कई बच्चे बोले आए 0, कई बच्चे बोले आए T-mv²/r, या रस्सी की लंबाई L है तो L, R है तो R।
कई बोले आए mv² - -t, जबकि आंसर है केवल t। ये छोटे छोटे सवाल ही कंसेप्ट बनाएंगे। टेंशन mv² को बैलेंस नहीं कर रहा, mv² कोई फोर्स है ही नहीं, mv² एक रिक्वायरमेंट है बस, फोर्स तो वही है, टेंशन, नॉर्मल, mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये है फोर्स। तो इसमें से कोई भी फोर्स mv² की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। दूसरा एग्जांपल सुनिए, ये तो आपने सुना 1100 रुपए का रिक्वायरमेंट, एक और सुनिए मजा आएगा, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। टेंशन। सर mg नॉर्मल नहीं दिखाए आपने, वो हमारे बड़े फेवरेट हैं, वो नहीं दिखाए। अरे टेबल पर mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, वो तो बैलेंस हो रहे हैं, वो तो बैलेंस हो रहे हैं। दूसरा एग्जांपल सुनिए मजा आएगा। शोले पिक्चर देखी हो किसी ने या कभी सुना हो, गब्बर सिंह, बहुत ध्यान से सुनिएगा और क्लियर आएगा, एक एक बात जुड़ी हुई है। गब्बर सिंह एक रोल है, बॉलीवुड में जाएंगे गब्बर सिंह नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट नहीं करता, गब्बर सिंह एक रोल है। उस रोल को प्ले करने के लिए अलग अलग अभिनेता हो सकते हैं। पुरानी जो शोले थी उसमें अमजद खान ने रोल प्ले किया था, फिर एक शोले और आई थी उसमें अमिताभ बच्चन ने गब्बर सिंह का रोल प्ले किया था। कल को कोई और पिक्चर आए उसमें कोई नया अभिनेता गब्बर सिंह बनेगा। आप इस बात को रिलेट करिए, mv² कोई फोर्स नहीं है, ये केवल एक रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग फोर्स उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। ये बात दिमाग में बैठानी बहुत जरूरी है। अब देखो ना, 2 सवाल 20 सवाल बताऊंगा, इसमें सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन, उसमें सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां ऐसा नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बैलेंस हो गए, बैलेंस नहीं हो गए, इस पर लगातार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तभी तो वो लगातार सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यही आपका बोर मॉडल का पहला पोस्टुलेट था। किसी को याद हो, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Ze, इस पर E, तो K Q1 Ze अपॉन, 3m सर आएंगे एटम स्ट्रक्चर में तो आपको सिखा देंगे, mv² बराबर K Ze², बड़ा जबरदस्त पढ़ाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री सर। mv² बराबर K Ze²/r। बोलो क्या बात समझ में आ रही है। चलिए पहले तो ये वाला लिख लीजिए पूरा, इसमें ये नीट वाला सवाल लिख लीजिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। कई बच्चे ये घटा देते हैं, नहीं घटेगा भाइयों, नेट फोर्स तो टी है, टी ही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा वाक्य बोलो, टी ही mv² की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। आंसर होगा 4, लिखते जाइए, कुछ भी याद नहीं करना है, सिचुएशन बदलती जाएंगी। ये लिखिए, ये बहुत अच्छा है, mv² कोई फोर्स नहीं है, ये केवल एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको सर्कुलर मोशन पे चलना है तो एक फोर्स आपको सेंटर की तरफ चाहिए और वही बड़ा होगा, ये भी है। ये देखो ये 2 फोर्स लग रहे थे, F1 F3, आप बगैर वैल्यू देख के कह सकते हो, अपना झंडा गाड़ सकते हो, सर F1 को बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि F1 बड़ा होगा तभी तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ आएगा और वही सेंट्रीपिटल रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। चलो इस चित्र में बताओ सेंट्रीपिटल कौन है, F1 है, F3 है या F1 - F3? F1 - F3 सेंट्रीपिटल है। ये मत बोल देना कि F1 सेंट्रीपिटल है, नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ बचेगा वही सेंट्रीपिटल है। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको? ये सब हो गया, देखिए लिख लीजिए इसको पूरा, कठिन हिस्सा निकल चुका। फिर इस बात सुनिएगा, सर्कुलर मोशन का कठिन हिस्सा तो विष पी चुके हो आप,
4 लेक्चर का विश हो चुका, अब तो केवल आनंद आनंद बचा है, ऊपर ऊपर का मक्खन है अब तो। बस अगले 5 लेक्चर तो ऐसे जाएंगे ना यूं एकदम स्मूथ, सारे सवाल बनेंगे। सही है। हाँ, नहीं उधर नहीं जाएगा ना, ऐसा थोड़ी ना होता है जैसे चंद्रमा चक्कर लगा रहा है या तो वो नीचे गिर जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बेसिक सवाल है, वो जो फोर्स लग रहा है उसको घूमने के लिए उसकी आवश्यकता है, वो आवश्यकता को क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा। बढ़े क्या आगे, ये लिख लिया क्या? चलो लिखना है, ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई नहीं, चलो जिल को। जो बात कर रहा है वो फॉर्मूले बताएगा सारे खड़े होकर अभी। हाँ, वर्क पे एनर्जी के, सेंटर ऑफ मास के, कॉलिजन के। अब फॉर्मूले पूछे जाएंगे अगले सप्ताह से। हाँ, जल्दी लिखें फटाफट। महफूज कह रहे हैं आई लव यू सर, लव यू टू बेटा, क्या मजा आ गया सर। चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त। चलो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गई सभी को? आगे लिखें, फटाफट लिखो, कोई नहीं चिल्लाएगा। ठीक है, और एक अच्छी बात बताता हूं, एमवी, एक सवाल इस पे भी एम्स में आया हुआ है, उसने क्या किया, एफबीडी में एमवी स्क्वायर बाय आर दर्शा दिया, वो भी गलत है। एफबीडी में फोर्सेस दर्शाए जाते हैं भाई, एमवी स्क्वायर बाय आर कोई फोर्स, वो भी सवाल लाऊंगा आपके सामने अभी एम्स 2016 का। उसने एफबीडी में एमवी स्क्वायर बाय आर बना दिया, बाकी सब सही किया, पर गलत था वो ऑप्शन, कारण एमवी स्क्वायर बाय कोई फोर्स ही नहीं है, तो एफबीडी में वो दर्शाया नहीं जाएगा। बड़े छोटे छोटे कंसेप्चुअल प्रश्न पे बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिचुएशन बदलता जा रहा हूं और आप देखते जाइएगा कि चीजें अलग अलग होती जाएंगी। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, टेबल पर ये तो हिंज है, ये दो मास m और 2m, कुछ भी मत रटना, ये ऐसा अब हिस्सा है कि अगर बस आपने समझ लिया तो मजा आ जाएगा। ले बातचीत नहीं मत करो यार, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, जिसको बातचीत करनी है वो आराम से बाहर घूम के आ जाए थोड़ी देर। ये सब स्मूथ टेबल पे हो रहा है, वो मैंने एक बार टेबल बना दी, शायद आप इमेजिन कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे हवा में हो रहा है। तो ये सब स्मूथ टेबल पे ऐसे दो पार्टिकल रस्सी बांध रखी है और दोनों पार्टिकल घूम रहे हैं। 5-7 सवाल मुझे करने दीजिए,
धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा, आप खुद परफेक्ट हो जाओगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद बनेंगे सवाल। सभी लोग देखें, पहले मुझे बताइए, छोटे छोटे प्रश्न, पेन पेंसिल छोड़िए, पेन पेंसिल छोड़िए, क्या m और 2m सर्कुलर मोशन कर रहे हैं? प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन बताइए, हॉरिजॉन्टल। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ये जो पंखा घूम रहा है इसको देखो आप, इसका जो सर्कुलर मोशन का प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है। इसको भी आप इमेजिन करिए, टेबल पर काम हो रहा है, बीच में कील बंधी हुई है, रस्सी है, दो पार्टिकल ऐसे टेबल पे घूम रहे हैं, कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब आप देखो, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तो आवश्यकता है, कौन प्रोवाइड करेगा? चित्र देखते बताइए, टेंशन। पर मजे आएंगे, एम की फोटो, बगैर एनएलएम तो जीवन बेकार है। रस्सी यहां है, अवे, यहां है, अवे। एम पे 2 टेंशन लगेंगे, जबकि 2m पर केवल 1 टेंशन लगेगा, T2। बोलिए, क्या बात क्लियर है? और बताइए, बड़ा कौन है? बड़ा कैसे पता चला? सेंटर की तरफ T1 लग रहा है। मैंने आपको कहा है ये स्लाइड 20 प्रश्न हल कर सकती है, अगर आपने स्लाइड को पकड़ लिया तो। हमने तो देख रखे ना सारे सवाल, हमें तो पता है कि स्लाइड में कितना दमखम है। आपको पता होना चाहिए कि F1 बड़ा है या F3। बगैर वैल्यू देखे कह रहे हैं F1 बड़ा है, क्योंकि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स तो बड़ा होना ही चाहिए। चाहिए नहीं, होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। T1 माइनस T2 बराबर एम आर, कितने की रेडियस? कौन सा फॉर्मूला लगाया? सेंटीपिटल का, ओमेगा स्क्वायर आर। पता है वी स्क्वायर बाय आर नहीं लगाया, वी दोनों का अलग अलग होगा। एक सवाल कराया था, सर्कुलर मोशन करते समय ओमेगा तो सेम होता है, ओमेगा लगाना चाहिए ताकि रेशियो में ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। अगर एम वी स्क्वायर बाय आर लगाओगे तो वी V1 होगा और उसका V2 होगा। एक प्रश्न कराया था, जो जितना दूर होता है उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होती है, पर ओमेगा तो सबका, ये लगाना जरूरी है। इसमें बताइए क्वेश्चन, मजा आएगा, बोलिए। अंदर की तरफ T2, दिस विल प्रोवाइड, अच्छा वाक्य बोलो, T2 विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बोलिए फॉर्मूला, T एम, एम नहीं 2m इंटू AC ओमेगा स्क्वायर आर, आर नहीं, आर नहीं 12। ये आप ब्रेक कर पा रहे हैं? क्या है, यहां मैं कोने में लिख देता हूं, सेंटीपिटल फोर्स m इंटू AC, AC नहीं ओमेगा स्क्वायर आर, ये सच्चाई लिख दी। अब देख तसल्ली से, m नहीं 2m, ओमेगा ओमेगा, रेडियस नहीं 12। हेलो, हो गया। तो T2 2 दूना 4, m ओमेगा स्क्वायर L, ये T2 आ गया। T2 को पुट कर दें तो T1 माइनस 4m ओमेगा स्क्वायर L बराबर ml ओमेगा स्क्वायर, T1 5 ml ओमेगा स्क्वायर। पूछा क्या है? T1 बाय T2 5 ml ओमेगा स्क्वायर बटे 4 ml ओमेगा स्क्वायर, ml ओमेगा स्क्वायर कट गया, 5 बाय 4। हम्म, 12 क्यों ली बताऊं? देख, ये जो 2m घूम रहा है ना भाई, ये 2m घूम रहा है, ये 2m का सर्कुलर पाथ है। अभी सर्कुलर पाथ की रेडियस पता कितनी है? 12, 12 पे तो घूमेगा।
ये यहाँ घूमेगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, तो कितनी रेडियस पे चक्कर लगाएगा? 2l रेडियस पर, 2l रेडियस, तो r नहीं 2l। m, m जो घूम रहा है, m, इस m की रेडियस बताओ सर्कल की, l, जबकि 2m जो घूम रहा है, ये सेंटर है, ये 2m है, तो टोटल दूरी 2l। तो जो 2m चक्कर लगा रहा है, उस 2m जिस सर्कल पे चक्कर लगा रहा है, उस चक्कर की रेडियस कितनी है? 2l। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कोनिकल पेंडुलम। बड़ा ही फेमस ये क्वेश्चन है। कोनिकल क्यों कह रहे हैं, शायद आपको चित्र से समझ में आ रहा होगा। जब ये घूम रहा है तो कैसा स्वीप आउट कर रहा है, कोन बना रहा है, इसलिए इसे कोनिकल कह रहे हैं। रस्सी ऊपर से छत से बांधी और एक टक वेलोसिटी दे दी इसको परपेंडिकुलर, तो ये इस तरह का क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब आराम से आपको फोर्सेस बनाने हैं। एनएलएम जिंदाबाद। जिसने एनएलएम सही लगा लिया, आपको क्वेश्चन ऐसे लगेंगे एक एक लाइन में सॉल्व, कुछ भी नहीं रटना है। अब आप देखते जाइएगा, मैं आपको समझाता हूँ। 5 सवाल मुझे करने दीजिए, एक बार आपका बेस बन गया, फिर आपको ही दौड़ना है। चलो, सबसे लोग पहले बोर्ड पे देखो। फर्स्ट ऑलवेज आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। बताइए, क्या ये प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है? Always identify the plane of circular motion. Then find the center of circular motion. क्या ये सेंटर होगा या ऊपर वाला सेंटर होगा? क्योंकि प्लेन तो ऐसा है। फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, देन आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर डायरेक्शन एक्सिस बनाइए। ये है रेडियल डायरेक्शन, ये है टेंजेंशियल डायरेक्शन। एक्सिस बनाइए, कभी सवाल गलत नहीं होगा। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन पसंद करें, सर्कुलर मोशन का सेंटर बताइए। रेडियल, रेडियल समझ में आया? ये रेडियस है ना भाई, ये सर्कल की रेडियस है, तो ये वाली एक्सिस क्या कहलाएगी? रेडियल एक्सिस, रेडियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब बनाइए फोर्सेस, दिक्कत ही नहीं आएगी। बोर्ड पे देखें, माना ये थीटा है। सभी लोग बोर्ड पे देखें और समझिएगा। सभी लोग बोर्ड पे देखें, फोर्सेस बना रहा हूं, फोर्सेस बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम सबका फोर्स, हमारा मन पसंदीदा mg, हवा में हो रहा है, mg तो नीचे लगेगा। सर नॉर्मल, नॉर्मल कहां से होगा? छत से टंगा हुआ है, हवा में चल रहा है, नॉर्मल नहीं होगा। और बताओ, रस्सी में टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और कोई फोर्स बताओ? स्प्रिंग नहीं सर, स्प्रिंग नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? फ्रिक्शन, हवा में है सर। और बोलो, मन में लाओ। नॉर्मल नहीं सर, नॉर्मल नहीं। यही दो लगेंगे, यही दो लगेंगे। अब मजे आएंगे। mg तो ऑलरेडी हमारी डायरेक्शन में ही है, कौन नहीं है? t, t के कंपोनेंट ये थीटा, ये थीटा ऑल्टरनेट, t का थीटा से चिपका हुआ t cos थीटा, इधर वाला बन गई बात। नाउ द सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करेगा? ये शब्द बोलिए, सेंट्रीपिटल mv²/r कोई फोर्स नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों में mv²/r की जरूरत को अलग अलग लोग पूरा करते हैं, और यहां टेंशन नहीं, टेंशन का एक कंपोनेंट। ये वाक्य भी कितना जबरदस्त है, यहां टेंशन प्रोवाइड कर रहा था,
टेंशन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। यहां टेंशन नहीं, टेंशन का एक कंपोनेंट। यस और नो? हो गया। ऊपर नीचे बैलेंस, पार्टिकल ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा, तो पहली इक्वेशन t cos थीटा बराबर mg और t sin थीटा विल प्रोवाइड, कुछ भी लिख सकते हो, एम बी स्क्वायर बाय आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो भी लिखो, एम ओमेगा स्क्वायर आर। व्हाट इज आर? रेडियस। दिस इज नॉट एल, दिस इज नॉट एल, ये रेडियस है ये वाली। ये निकाल सकते हैं अलग से मैस लगाकर। देखें कैसे निकालें, अलग से फोटो बनाइएगा। ये है एल, ये है थीटा, एल का थीटा से चिपका हुआ एल कॉस थीटा, ये वाला एल साइन थीटा, मीन्स रेडियस इज नथिंग बट इक्वल टू एल साइन थीटा। आंखें खोल के काम करिए। एल धागे की लंबाई है, जबकि आर उस सर्कुलर मोशन की रेडियस है जिसपे वो पार्टिकल चक्कर लगा रहा है। प्रश्न में आर नहीं था, हमने एल से एल साइन थीटा करके आर निकाल लिया। कुछ भी मजे की बात है, रटना नहीं है। केसेस बदलते जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। क्या करें? अब कुछ भी पूछ सकता है, वो टेंशन पूछ सकता है, थीटा पूछ सकता है, ओमेगा पूछ सकता है, कुछ भी। काहे रटें, बस इक्वेशन बनानी हमें आनी चाहिए और आर पता होना चाहिए। कितना आ गया? एल साइन। बाकी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। कोई हम डिवाइड कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, वो जो क्वेश्चन कहेगा वो करेंगे। एक बार ओमेगा निकाल लो, डिवाइड कर दो, ये जरूर लिख लेना, रटना नहीं है। ये सब न्यूमेरिकल हैं, ऑन द स्पॉट सॉल्व होते हैं परीक्षा में। डिवाइड कर दीजिए, टी से टी कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10, एम से एम कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। चाहे तो आर की जगह क्या लिख दें? एल साइन थीटा बटे जी। बॉक्स में मत डालो, बॉक्स में डालोगे तो याद करने का मन करेगा। बस ऐसे ही लिख दिया। क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, ओमेगा पूछेगा, टी पूछेगा, थीटा पूछेगा, जो होगा निकाल लेंगे। हम काहे परेशान हो कि भाई यही याद करना है? आपको तो इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। टी कॉस थीटा जरूरी नहीं है, जरूरी है, होना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन ऐसे चक्कर लगा रहा है। अगर टी कॉस और एम जी ऊपर नीचे हो जाएंगे तो कॉनिकल पेंडुलम बन ही नहीं पाएगा, और लिखा हुआ कॉनिकल पेंडुलम ही बनाना है, तो उसको तो बैलेंस होना ही पड़ेगा, हमेशा होगा। सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा बैलेंस होंगे, क्योंकि अगर ये सर्कुलर मोशन है हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल को बैलेंस होना पड़ेगा। बोलो, बढ़े आगे? अगला सिचुएशन। हाँ, है तो टेंजेंट, दो टेंजेंट होती है ना। ये देख, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। इसे बोलते हैं बच्चे टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ मोशन। बच्चे इसका नाम है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। दो टेंजेंट होती है। चलिए साहब आगे बढ़े। देखो, ये वाली सिचुएशन समझ पा रहे हो? ये क्या है, एक ऐसी रॉड है, एक ऐसी रॉड है, ये तो फिक्स है। यहां पर एक पेंडुलम लटकाया, ठीक है, और बताओ जब इसको घुमाओगे तो कैसे घूमेगा? कैसे घूमेगा?
इस तरह का बड़ा सर्कुलर पाथ बनाएगा। इसकी इक्वेशन बनाकर बताइए क्या क्या इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन बनाइए। ना प्लेन वाले के होगा, परपेंडिकुलर वाले प्लेन में तो नेट फोर्स 0 होगा। जो टेंजेंशियल देगा, इन केस अभी देगा, तो प्लेन के जो फोर्स होंगे टेंजेंशियल वही तो देंगे। परपेंडिकुलर प्लेन में तो नेट फोर्स हमेशा क्या होगा? 0। घूम क्या रहा है? बहुत बढ़िया। नहीं सर, बिल्कुल सही पूछा है। ये पूरा सिस्टम, ये रॉड पूरी असेंबली घूम रही है, तो ये जो पत्थर है वो इस तरह से क्या होता रहेगा? घूमेगा। आपसे पूछा है ओमेगा बताइए। आप जरा सोचो, कॉनिकल पेंडुलम बनाना है तो आपको लगातार इस तरह से, अपन ऊपर एक धागा बांधा, नीचे एक पार्टिकल है, इस तरह से घुमा रहे हैं। ओमेगा बताना है, बताइए। फोर्सेस बनाइए, केवल एनएलएम है। 4 सवाल में अटकना है, धीरे धीरे अपने आप बनते जाएंगे। पेन चलाइए, पेन नहीं चलाएंगे तो अटकेंगे। पेन चलेगा, अपने आप रास्ते दिखने चालू हो जाएंगे। कितना? रूट 3g/34, 32। सर स्टार्ट ही नहीं ले पा रहा हूं, कैसे करूंगा? पेन ही नहीं चला पा रहा हूं। क्यों नहीं चला पा रहे? एमजी तो लगा, देख ही रहे हो। सर मैं सोच रहा हूँ देखने से सॉल्व हो जाएगा। एमजी लगा, टेंशन लगा। सर कहाँ एमजी लगाऊं? ये पार्टिकल है, इस पे एमजी लगा, रस्सी में टेंशन लगा। काहे परेशान हो रहे हो? पेन तो चलाना पड़ेगा। रूट 15/16, वही है 3g/32, सही है। बस इसमें मजे की बात क्या है? आपको अभी मैंने क्या बोला? फर्स्ट फाइंड द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, सेकेंड रेडियस, सेंटर। बताओ, सेंटर ये है, इसके चारों तरफ ही तो घूमेगा। बता सकते हो रेडियस कितनी होगी? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये तो कितनी है? 5। ये कितनी होगी? 5 cos 37, और ये 5 sin 37। बोलो, तो ये 5 sin 37 कितना हो गया? 5 × 3/5, कितना? 3 मीटर। अब बताना ईमानदारी से, रेडियस 8 मीटर। बस यही सोचना है ना भाई। फॉर्मूले तो याद करने का है, कितनी अच्छी बात है। केवल 1-2 फॉर्मूले आएंगे बैंकिंग के, बाकी तो कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रेडियस 8। अब बताइए, फोर्सेस बना लीजिए। नीचे mg, इधर टेंशन 37, ये वाला, ये बोलो t cos 37, ये बोलो
टी साइन 37, इक्वेशन बोलो, टी साइन 37 विल प्रोवाइड एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये समझ पा रहे हो क्या लिख रहा हूं? सोचो, एफ बराबर एम ए, बढ़िया सोचो, एफ बराबर एम लिख दिया। अब ए कौन सा है? सेंटीमीटर। 4 दिन करके आए ना 40 सवाल, सेंटीमीटर का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर। परेशान हो रहे हो तो इसको ऐसा डाल दो ब्रैकेट में, एम इंटू ए, और बताओ टी कॉस 37 किसको बैलेंस करेगा? 2g को। डिवाइड कर दीजिए, mg को कर दीजिए, 2g को कर दीजिए, जो भी करें आप। बताइए कैंसिल हो रहा है कुछ? t से t, m से m, साइन बटा कॉस, tan 37 कितना? 3/4, 4 दूने 8, सही है। 4 दूना 8, ये कैसा किया है? 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 15/16। देखो सिचुएशन बदलती जाएंगी, अनगिनत है, पर कॉन्सेप्ट सबके एक जैसे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ो आगे। चलो थोड़ा और कठिन करते हैं। एक कोनिकल फनल है, स्मूथ कोनिकल फनल, इसमें पार्टिकल है, ये हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये h ऊंचाई है, ये एंगल थीटा है। कोनिकल फनल, स्मूथ कोनिकल फनल है, उसके अंदर एक पार्टिकल है, उसको कितनी स्पीड दी जाए, उसकी स्पीड बताइए कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कितनी ऊंचाई पर? h ऊंचाई पर, थीटा एंगल भी दे रखा है। फोर्सेस बनाने हैं, केवल एनएलएम, थोड़ा सा एनएलएम याद करना पड़ेगा, 5-7 सवाल में याद भी आ जाएगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बहुत कठिन है, 5 सवाल करते ही याद आ जाएगा। पहले फोर्सेस की चर्चा कर लो, मत पेन चलाओ, डर लग रहा है मत चलाओ, बोलो फोर्सेस बताओ। mg, हाँ बोलते हो, और बोलो नॉर्मल, वो पार्टिकल कोनिकल फनल की दीवार से चिपका हुआ है, इस तरह से मोशन कर रहा है दीवार से चिपक के, क्या लगेगा? नॉर्मल। नॉर्मल कैसा लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। अब सोचो, जो अभी तक टेंशन लग रहा था ना टेढ़ा, अब वो टेंशन की जगह कौन आ गया? कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, चित्र बनाना आना चाहिए बस। देखो कोशिश करते हैं कि सर मैं सही बना पाऊं, देखो बताओ, 5 सवाल में दिक्कत आएगी। ये देख mg, आराम से बनाना, डर लग रहा है तो ये mg, नॉर्मल बनाना है ना, सबसे पहले सरफेस खींच, ये रही सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर खींचना,
तू क्यों सोच रहा है इधर आना चाहिए? मुझे तो सरफेस के परपेंडिकुलर दिखना है, होगा जो देखेंगे। ये एन सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस कहां है? सरफेस कहां है? ये रही कॉनिकल फनल की सरफेस। सॉल्यूशन की तरफ क्यों भाग रहे हो? सॉल्यूशन तो अपने आप आएगा। ये सरफेस, फोर्सेस बनाना सीखो। क्या दोनों सही हैं क्या? अब बताइए, फर्स्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या ये सर्कुलर मोशन का प्लेन है? देन आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या ये सेंटर है? देन ड्रॉ द एक्सेस। ये कौन सी एक्सेस? रेडियल। ये कौन सी? टेंजेंशियल। खुद बताओ किसके कंपोनेंट करोगे? नॉर्मल के। हो गया। सर मैं थीटा में फंस रहा हूं। मैथ्स लगाते हैं 7वीं 8वीं की, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। मैथ्स लगा, ये थीटा है, ये कितना 90, तो कौन सा थीटा जाएगा? देखो ये लाइन वही जा रही है, इसका वर्टिकल के साथ थीटा है, क्या ये थीटा जाएगा? देख लो, डायग्राम छोटा कर देता हूं। ये देखो, आराम से बताना। थीटा, ये लाइन वर्टिकल, ये लाइन वर्टिकल, ये लाइन वही जा रही है, ये वही जा रही है आगे, वर्टिकल के साथ थीटा, वर्टिकल के साथ थीटा। अब बताओ, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। हो गया। एक भी सवाल नहीं अटकना है, थोड़ी सी घर जाके मेहनत करनी है और सर्कुलर मोशन ऐसा तैयार करना है, पीछे पड़ना है कि नहीं सर मेरे तो एक एक सवाल सर्कुलर रोटेशनल का आप सिखा दो। सबसे मजबूत करना है सर्कुलर रोटेशन। बोलो, आया? रूट जी, बस रूट जी एच। चलो देख लेते हैं। हाँ जी, एन के कंपोनेंट ये वाला एन कॉस थीटा, ये वाला, फिर सुनिए, एम वी स्क्वायर बाय आर कोई फोर्स नहीं है, एम वी स्क्वायर बाय आर एक रिक्वायरमेंट है। अलग अलग परिस्थितियों में एम वी स्क्वायर बाय आर अलग अलग रोल देते हैं। 1100 रुपए की आवश्यकता थी, माता जी दे सकती हैं, बड़े भाई नौकरी लग गया वो दे सकता है, बुआ जी के गृह प्रवेश में गए घर में वहां मिल सकता है। 1100 रुपए आपकी जरूरत है, आपको जो दे दे आपका काम हो जाएगा। तो एम बी स्क्वायर बाय आर एक आवश्यकता है, यहां उस आवश्यकता को कौन पूरी कर रहा है बताइए? एन कॉस थीटा, खत्म। एन कॉस थीटा, दिस विल प्रोवाइड एम वी स्क्वायर बाय आर। आर इज व्हाट? रेडियस। ये रहा आर, ये रहा आर। हाँ या ना? ये बैलेंस नहीं हो रहे। एन साइन थीटा बराबर एम जी, बेटा ये बैलेंस है। दिखने में तो किसी को बताओगे हाँ सब बराबरी तो लिखे हैं, पर तुम्हें अच्छा बोलना आना चाहिए। ये तो बैलेंस हो रहे हैं, फोर्स फोर्स से बैलेंस हो रहा है, और एम बी स्क्वायर बाय आर की आवश्यकता को पूरी कौन कर रहा है? एन कॉस। यस और नो? डिवाइड एन एन एम एम साइन अपॉन कॉस 10 जी बटे वी स्क्वायर बाय आर, 10 थीटा आर जी बटे वी स्क्वायर। थीटा निकाल सकते हो, 10 थीटा निकाल लो। ये ट्रायंगल में ये कौन? आर, ये कौन? एच, ये कौन? थीटा। 10 थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, 10 थीटा की जगह आर बाय एच, आर से आर, वी अंडर रूट जी एच आएगा भाई बच्चों, अंडर रूट जी एच। सवाल बदलते जाएंगे, फिजिक्स वही रहेगी। अब अगले 5 लेक्चर आसान है, कठिन हिस्सा हो चुका।
घर जाके वापस करिए। दो ही सिचुएशन है। पहली, सर मुझे अभी और समझना है। बेटा 45 सवाल कॉपी में आ गए, 45 सॉल्व्ड सवाल, सॉल्व्ड एग्जांपल 45 किसी बुक में नहीं है। 45 अपन ने अच्छे सॉल्व्ड एग्जांपल कर लिए, पहले इनको करो रफ पन्ने पर, यहां से कॉन्फिडेंस गेन होगा। फिर ईएलपी पे हाथ साफ करो, फिर एक्सरसाइज करो, फिर आपके पास कोई मटेरियल है वो करो, कोई मना नहीं है, पर सीक्वेंस से करो जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ट होते जाएं, फिर आपको करने मजा आएगा। चलिए बढ़ू आगे। अगला, एक ग्रामोफोन है। ग्रामोफोन समझते हो? पहले पुराने जमाने में बड़े बड़े वो प्लेयर होते थे, इतनी बड़ी सीडी डिस्क देखी हो आपने, ग्रामोफोन, वो बजता रहता था, उसपे एक ऐसा रख दिया, या सीडी समझ लें, सीडी घूम रही है, सीडी घूम रही है ओमेगा से, ठीक है साहब। और इस पे एक मच्छर आके बैठ गया। ये मच्छर बैठ गया साहब। मजे की बात है, मच्छर भी अब अपनी मस्ती से घूम रहा है। यहां है मच्छर के पैरों के बीच में, और ग्रामोफोन में क्या है? फ्रिक्शन। चलो पहले इस प्रैक्टिकल को सोचो, फ्रिक्शन की आवश्यकता क्यों है? सुनना, सुनना। पंखे पर ना एक पार्टिकल रख दो, एक छोटा सा कागज रख दो, पंखा घूमते ही वो कागज बाहर जाएगा सीधा खट। उसी कागज को फेविक्विक से चिपका दो। अब तो कागज धमाधम पंखे के साथ घूमेगा। फेविक्विक ने क्या कर दिया? चिपका दिया। चिपकाया नहीं है, उसको घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता थी, वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। एमजी कर सकता है क्या? नहीं। पूछो क्यों? एमजी कहां? नीचे। नॉर्मल कहां? ऊपर। सर्कुलर मोशन ये रहा, सर्कुलर मोशन का सेंटर ये रहा। कोई भी फोर्स इसको सेंटर की तरफ नहीं लग रहा, तो इसलिए वो आपने कागज रखा, जैसी पंखा ऑन किया कागज बाहर। परंतु अगर आपने उसको चिपका दिया या पर्याप्त फ्रिक्शन फोर्स दे दिया, तो वो उसको घुमाता रहेगा। बताइए उसको घुमाने के लिए जिम्मेदार कौन है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की दिशा बताइए, मजा आ जाएगा। स्लाइड नहीं कर रहा है, घूम रहा है, फिसल नहीं रहा, घूम रहा है। बताइए फ्रिक्शन कहां लगेगा? टूवर्ड सेंटर। यही बात सीखने की है, और कोई विकल्प ही नहीं है। आप महसूस करो, रिवर्स सोचो। मच्छर घूम रहा है, ये प्रश्न में दे दिया। दूसरी बात, मच्छर फिसल नहीं रहा है, ये भी दे दिया। इसका मतलब वो साथ साथ ही चक्कर लगा रहा है। साथ साथ चक्कर लगाने को इमेजिन करो, पंखा, एक कागज का टुकड़ा, फेविक्विक से चिपका दिया, तो क्या जिस स्पीड से पंखा घूम रहा है उसी से कागज का टुकड़ा घूम रहा होगा? बिल्कुल यस बात है। क्या कागज का टुकड़ा आगे पीछे फिसल रहा है? नहीं। इमेजिनेशन आ गई। अब जरा सोचिए, सारी बातों का अंडरलाइन थॉट, अगर सर्कल पे घूमना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ही, ये आवश्यकता है। अगर सर्कल पे घूमना है तो एम वी स्क्वायर बाय आर चाहिए, चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर आर चाहिए ही। कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा जो उसको प्रोवाइड करेगा। उदाहरण के तौर पर गब्बर सिंह, गब्बर सिंह एक रोल है। गब्बर सिंह नाम का कोई व्यक्ति बॉलीवुड में एग्जिस्ट, गब्बर सिंह एक करेक्टर है। उस करेक्टर को प्ले करने के लिए इतने सारे अभिनेता, इतने सारे एक्टर मौजूद हैं, कोई भी एक्टर उस रोल को प्ले कर सकता है। यहां उस रोल को प्ले कौन करेगा? नॉर्मल। नॉर्मल की हिम्मत ही नहीं है, वो सेंटर की तरफ है ही नहीं। तो सर उसका कंपोनेंट कर लेंगे। कंपोनेंट करो तो सही, जीरो आएगा ना, 90 पर लग रहा है वो तो, ना एमजी लगेगा, तो कौन प्रोवाइड करेगा?
फ्रिक्शन को सेंटर की तरफ लगना ही पड़ेगा, तो ही वो उसको सर्कल पे घुमा पाएगा। यस और नो? बताइए। दो इक्वेशन, पहली N बराबर mg, दूसरी फ्रिक्शन विल प्रोवाइड m ओमेगा स्क्वायर r। सर आपकी मर्जी पड़े तब ओमेगा लेते हो, मर्जी पड़े v लेते हो। भाई दोनों ही सही है, एम वी स्क्वायर बाय आर और एम ओमेगा स्क्वायर आर दोनों ही सेंट्रीपिटल के फॉर्मूले हैं। बार बार क्या टकते हो रे, एक बार सही कर लो ना। एम वी स्क्वायर बाय आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर दोनों ही सेंट्रीपिटल हैं। प्रश्न में ओमेगा की बात हो रही है, ये यूज किया है। बार बार है हूं क्या है, ये क्या लगा दिया। अरे वो एम वी स्क्वायर बाय आर और एम ओमेगा स्क्वायर दोनों ही सेंट्रीपिटल है। अरे हाँ गुरुजी, ये आ गया। अब सुनना, अब अगली कंडीशन, अब स्टैटिक फ्रिक्शन में जाओ। जो फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा लिमिटिंग से कम होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज एडजस्टेबल, इसकी अधिकतम वैल्यू लिमिटिंग के बराबर होती है। ये क्या लिखा है सोच के बताओ। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू एन से छोटा या स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग से छोटा या बराबर। देख लो वही लिखा है, देख लो। सर म्यू एन होता है ना सर, अरे म्यू एन तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, भूल गए। अलमारी से 2 उंगली से बल लगाओ तो 5 न्यूटन आपने लगाया, अलमारी भी 5 ही लगाएगी। सर मैं तो म्यू एन से निकाल रहा हूं, म्यू एन उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। आप 15 लगाओगे तो 15 लगाएगी, आप 20 लगाओगे तो वो 20 लगाएगी। जितना उसको आवश्यकता है उतना। ये देखो, ये देखो, ओमेगा धीरे धीरे होगा, फ्रिक्शन कम चाहिए। देखो ना, अगर पंखा धीरे धीरे घूम रहा है ओमेगा कम, फ्रिक्शन भी, फ्रिक्शन उसको जितना चाहिए उतना ही देगा। सेल्फ एडजस्टेबल है ना। ओमेगा को हल्का सा बढ़ाया भाई, फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। ओमेगा को और बढ़ाया, फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। तो सर ऐसे तो मैं ओमेगा को जबरदस्त बढ़ा दूं, अगर बहुत ज्यादा आपने बढ़ा दिया वो सरेंडर कर देगा, अब मेरी औकात से बाहर है, बाहर चला जाएगा। करके देख लो, क्या बात समझ में आ रही है? बताइए। एफ की वैल्यू रखो, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये एफ पुट किया, देख साइन लगाया, म्यू एन की वैल्यू एम जी, क्या किया समझ में आया, वैल्यू पुट करी, ये एफ की ये एन की, एम से एम कटा, ओमेगा स्क्वायर आर म्यू जी, तो ओमेगा आ गया म्यू जी बटे आर। इसको एक बार पढ़ो तो सही, मजा आएगा, पढ़ो तो सही। क्या है, ओमेगा इससे कम होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर हो सकता है, बस इससे ज्यादा कर दिया तो फिर वो साथ नहीं चलेगा, फिर वो सरेंडर कर देगा। ऐसे ही तो लिमिटिंग में करता है। अलमारी कुछ समय तक आपका पोस्ट करती रहेगी, पर आप डटे रहे और आपने 150 न्यूटन लगा दिया, अलमारी कहेगी अब मेरे स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात से बाहर हो चुका है, अलमारी स्लाइड करना शुरू कर देगी। वही तो केस है। इसको क्यों नहीं बोल पा रहे कि अगर डिस्क इससे ज्यादा से घूम गई तो फिर वो स्लाइड नहीं कर पाएगा साथ साथ, फिर तो वो फिसलना शुरू कर देगा, साथ साथ नहीं घूम पाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। जैसे ही आप इसको घूमोगे, पार्टिकल फ्रेम में जाओगे तो क्या करेगा, ये इसको बाहर थ्रो करेगा। अगर किसी चीज को आप रख दो, फ्रिक्शन की दिशा पता करने का कितना अच्छा तरीका होता है, सरफेस को स्मूथ मान लो, इस पर एक पार्टिकल एक पेन रख दो, जैसी पंखा चलाओगे कहां जाएगा वो, टेंडेंसी उसकी कहां जाने की है, बाहर, बाहर फिसलेगा। उसी फ्रेम में जाने पर वो फोर्स का नाम बन जाता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, उसी फ्रेम में जाएंगे तो समझने का तरीका है। अगर हम
इस पंखे पर इस पार्टिकल को रख दें, आप खुद इमेजिन करिए, पंखा चलाते हुए पार्टिकल कहां जाएगा? बाहर, बाहर जाएगा। तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कहां लगेगा? अंदर। ना ना ना, सेंट्रीफ्यूगल कोई फोर्स नहीं होता, सेंट्रीपिटल ही सेंट्रीफ्यूगल है फॉर्मूला, बस देखने का नजरिया। जिस प्रकार शूडो, शूडो कब लगता है? जब हम ट्रक के ऊपर घनश्याम को बैठा देते हैं। बाहर से देखने पर भी वो प्रश्न सॉल्व हो रहा था। यही अगर आप ऑब्जर्वर को यहां बैठा दोगे तो जो सेंट्रीपिटल कह रहे हो वही अब क्या बन जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल। तो फ्रिक्शन उस सेंट्रीफ्यूगल को क्या करेगा? बैलेंस। अभी आ जाएगा, पर तूने अभी पूछा इसलिए मैंने तुझे बता दिया। तेरा सवाल बिल्कुल सही था कि सर फ्रिक्शन अंदर क्यों लग रहा है। फ्रिक्शन की दिशा जांचने का सबसे अच्छा तरीका, सरफेस को चिकना मान लो। जैसे ये कॉपी है, ये पेन रखा, टू ब्लॉक प्रॉब्लम की याद दिला रहा हूं। आपने इसको खींचा, आप देखो पेन आपके साथ चल रहा है। इस पेन पर फ्रिक्शन जरा सही बताना, नहीं पता और चुप रहना। हाँ, इस पेन पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है, तभी तो ये आगे जा रहा है। जरा सोचो, कॉपी का आगे जाना तो स्वाभाविक है क्योंकि कॉपी पर मैं बल लगा रहा हूं, पेन पे कौन बल लगा रहा है? अब मैं तो नहीं समझ में आई दिशा। एक दूसरा तरीका और है, इसको आप चिकना मान लो। जैसे ही कॉपी को खींचोगे देखना, पेन कहां फिसला? पीछे। फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे। सेम वही यहां सोचना, पंखे को अचानक से चलाओगे तो पार्टिकल कहां जाएगा? बाहर। फ्रिक्शन कहां लगेगा? और मुझे साथ में चलना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन अंदर। आई बात समझ? मेरे हिसाब से मैं आपको संतुष्ट कर पाया हूं। क्लियर? हंस रही है कि नहीं समझ में आया? चलो अगला। बैल की आवाज से क्या हम अपनी फिजिक्स को रोक देंगे क्या? क्या बात कर दी आपने यार, है ये बैल आपकी फिजिक्स को रोक देगी क्या? है इतने तो अब समझ में आ रहा है, 9वीं 10वीं से परेशान चल रहे थे, हैं अब तो समझ आ रहा है। चलो, नहीं मत रुको, मत रुको, चलने तो 47। चलो 47। अब बस ये एक रोटर है, रोटर। रोटर मतलब एक सिलेंडर है जो पूरा ओमेगा से घूम रहा है। ये ओमेगा से घूम रहा है रोटर। इसकी दीवार पर एक आदमी या एक ब्लॉक है, वो इसकी दीवार से चिपक चिपक के ऐसे घूम रहा है। इमेजिन कर सकते हो, एक बड़ा सिलेंडर, मौत का कुआं भी बोल सकते हो इसको, है ना। दूसरा तरीका से रोटर, एक पूरा सिलेंडर घूम रहा है, सिलेंडर घूम रहा है। तो सिलेंडर की दीवार पर एक पार्टिकल इमेजिन कर लो, वो भी उसके साथ साथ घूम रहा है। ये देखिए, सबसे पहले कोई बताएगा इसका सर्कुलर मोशन कैसे बनेगा? सर्कुलर मोशन मैं ऐसे ही करता हूं, इसलिए तो कुछ नहीं हो पाता। इमेजिनेशन तो करना पड़ेगा। सर ये सर्कुलर मोशन कैसे कर रहा है? सर ऐसे, ऊपर नीचे थोड़ी ना हो रहा है, दीवार पर कैसे कर रहा है? दीवार से चिपक के ऐसे ऐसे से चल रहा है, दीवार से चिपक के। तो इसका जब ये रोटर घूम रहा होगा, बेटा रोटर घूम रहा होगा, तो क्या ये ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा? आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। ये स्टेप बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, ये स्टेप बहुत कीमती है। आपको ये पता चलना चाहिए सिस्टम के घूमने से उस पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन का प्लेन बन रहा है वो मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन को आइडेंटिफाई करो। माना डेथ वेल की जो रेडियस है वो आर है। अब बल लगा सकते हो, लगाओ बल अच्छे से। और म्यू दे रखा है दीवार पे और उसकी पीठ पर, जो म्यू है सरफेस पे, म्यू म्यू जरूरी है, नहीं तो फिसल जाएगा वो नीचे। फोर्सेस बनाना आपको खुद को मजा आएगा, अरे यार क्या जबरदस्त है, यहाँ कुछ अलग ही बन रहा है खेल। नदीम हमारे नॉर्मल यूं लगा रहे हैं, सर मेरे रटा हुआ है नॉर्मल यूं। यूं कैसे लगेगा नदीम? नॉर्मल ऐसे लगेगा।
समझो सर, अपने तो रटा सर, आप खुद देख लो, मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा ना सर, मैं तो आपको नकल, आपने नॉर्मल ऊपर लगाया सर, मैंने ऊपर लगा दिया। अरे नॉर्मल ऊपर नीचे थोड़ा लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। इमेजिन करो ना, ये दीवार है, आप ऐसे चिपके हुए हो, तो नॉर्मल नॉर्मल ये दीवार आपको नॉर्मल दे रही है ना भाई। सोचो, आप दीवार से ऐसे चिपक के घूम रहे हो, तो दीवार ही तो आपको क्या दे रही है, नॉर्मल। सरफेस कौन सी है, ये रही, इसके परपेंडिकुलर। थोड़ा तो सोचो, नॉर्मल ऐसे थोड़ी ना ऊपर लगा दिया, ये आदमी की दीवार पीठ चिपक के चल रही है, याद करिए। तो क्या होगा, नॉर्मल कहां से मिलेगा, दीवार से। नॉर्मल की क्या परिभाषा है, सरफेस के परपेंडिकुलर। यहां सरफेस ऐसी थी ना भाई, कीड़ा यहां बैठा था, मच्छर, तो सरफेस ये थी, नॉर्मल ऐसे लगा। अब सरफेस ऐसी है, ये है सरफेस, ये दीवार है, ये सोचो, ये रोटर ये ऐसे घूम रहा है, और अंदर एक पार्टिकल चिपका दो, पहले तो उसका सर्कुलर मोशन दिख रहा होगा, और बताओ उस पर नॉर्मल जो मिल रहा होगा, नॉर्मल नॉर्मल सेंटर की तरफ मिल रहा होगा, देखो आप, यस और नो। फ्रिक्शन कहां लगेगा, अभी उसको बताया ना क्या तरीका था, जब भी फ्रिक्शन सोचना हो, सरफेस को स्मूथ मान लो। बताओ, mg के कारण, mg के कारण नीचे जाएगा, तो फ्रिक्शन। एक और बात बताता हूं, फ्रिक्शन तो हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है, भूल गए क्या। नॉर्मल लगता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, परंतु फ्रिक्शन तो हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है। सरफेस कहां है, ऐसी, तो इसके पैरेलल तो लगेगा, ऐसा लगाना तो मूर्खता हो जाएगी भाई। फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है, छोटी छोटी बातें समझो, फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है, और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। एम, तुम्हें केवल mg समझ में आता है, तुम mg सही बनाते हो, mg, नॉर्मल फ्रिक्शन भी तो समझो। अब बताओ, फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अब बताइए, सेंट्रीपिटल कौन देगा, कौन देगा, सेंट्रीपिटल कौन देगा, नॉर्मल। नॉर्मल विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल। कहां रट के जा सकते हैं, देखो यहां नॉर्मल, चेक तो कर, यहां फ्रिक्शन, यहां देख नॉर्मल का एक कंपोनेंट, यहां देखो टेंशन का एक कंपोनेंट, यहां टेंशन का एक कंपोनेंट, यहां टेंशन नहीं, डिफरेंस ऑफ टेंशन, डिफरेंस ऑफ टेंशन। सिचुएशन बदल सकती है भाई, पर लॉजिक तो एक ही है, mv²/r कोई फोर्स। आज ये बात याद कर लीजिए, दिमाग में रचा लो, mv²/r कोई फोर्स, ये तो एक रिक्वायरमेंट है। जब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स लगेगा वो mv²/r के बराबर होगा। क्या बैलेंसिंग हो रही है या रिक्वायरमेंट हो रही है, रिक्वायरमेंट, यस और नो। किसी भी एफपीडी में, ध्यान दो जनाब, ध्यान दो जनाब, किसी भी एफपीडी में mv²/r को दर्शाया नहीं गया है, क्योंकि mv²/r कोई फोर्स ही नहीं है, यस और नो। चलो इक्वेशन लिखेंगे, टाइम बड़ा बिजी, चलो, n विल प्रोवाइड mv²/r, पर ओमेगा दे रखा है, ओमेगा²r, पहली इक्वेशन। f और mg, बोलो सही है, ऊपर नीचे। अब जो नई शर्त लिखनी है वो ध्यान से लिखो, इसके बाद अटकोगे, क्या लिखोगे सोचो, जो फ्रिक्शन होगा वो हमेशा μn से छोटा या बराबर ही तो होगा। ये मैं लाया हूं चैप्टर फ्रिक्शन से, कॉन्सेप्ट आपके लिए, चैप्टर फ्रिक्शन से। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू μn या μn से कम होती है। ज्यादा ज्यादा बोल रहा है कोई अपना ही बच्चा, कोई बात नहीं, एफ की जगह वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, एफ की जगह mg, म्यू, एन की जगह
एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम से एम कटा, तो मुझे चाहिए ओमेगा म्यू, जो भी चाहिए ओमेगा निकाल लो, तो जी म्यू ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा चाहिए तो म्यू ओमेगा स्क्वायर आर इज ग्रेटर देन जी ओमेगा जी बाय म्यू आर। अब देखना, ये मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। ये देखो मिनिमम, इतने मिनिमम से चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चले तो कोई दिक्कत नहीं, जबकि उसमें क्या आ रहा था, मैक्सिमम आ रहा था। ये आपको रटने जो उतनी साइन नहीं बता रहा है, इसको पढ़ो ना। ओमेगा कम से कम किसके बराबर, रूट जी बाय आर म्यू, इतना तो होना ही, इससे धीरा चला तो आदमी गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा सर धीरे चलने पर, बताऊं आपको, बताओ। अगर धीरे चला, उल्टा सोचना, अगर धीरे चला रोटर तो क्या होगा, ओमेगा कम है, ओमेगा कम है, ओमेगा कम है, तो एन कम होगा, एन कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा, वो एमजी को बैलेंस ही नहीं कर पाएगा, एमजी के कारण वो नीचे गिर जाएगा। उल्टा रिवर्स सोचोगे तो और मजा आएगा। आप क्यों कह रहे हो, इतना तो चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा पर इससे कम नहीं चलेगा। उल्टा सोचो, ओमेगा ये मिनिमम है, इससे कम से घूम रहा है, धीरे 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 घूम रहा है, तो क्या होगा, ओमेगा कम, ओमेगा कम, एन कम, एन कम, फ्रिक्शन कम, फ्रिक्शन छोटा, एम जी बड़ा, एम जी अपने प्रभाव से इसको नीचे गिरा दे। नहीं आ पा रहा, बोलो नहीं आ पा रहा। अगला, चलो कल पढ़, मंडे को पढ़ा दूंगा, ठीक है, मंडे को मना नहीं करोगे, ठीक है, होमवर्क लिखो। सर्कुलर मोशन एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 1 से 28, एक्सरसाइज नंबर 1 1 से 28, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3 पहला, चौथा, पांचवा, छठा, 9th, 10th, 11, 13, 15, 16, 17, 19। ये एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3 जरूर करनी है। क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, प्लीज मेंटेन करें, प्लीज लिखें, प्लीज करके लाएं, कल संडे है। 1 4 5 6 9 10 11 13 15 16 17 19। अब चैप्टर आसान बचा है, ईएलपी का होमवर्क मंडे को दूंगा, एक दिन मॉड्यूल पे डेडिकेट, फिर एक दिन ईएलपी पर, फिर एक दिन मॉड्यूल, एक दिन ईएलपी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं बाहर बैठा हूं, कोई परेशानी, कोई व्यक्तिगत चर्चा, कोई अपनी बात बतानी हो, पूछनी हो, कहनी हो, प्लीज बाहर आए। हाँ, यहाँ बैठने तो दो, बैठने तो दे।